जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात उन टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में मई महीने की पेंशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पुरानी पेंशन का ही मैसेज आया है, बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज नहीं आया है। इन सारी गड़बड़ियों में क्या कार्रवाई करनी है, चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। ये इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। पर इतनी ही नहीं, आज के इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट देखेंगे। आप सब जानते हैं कि ये जून महीने में लखनऊ का दौरा करेगी 8वें वेतन आयोग की टीम जो है वो। अब उसकी डेट वगैरह या जो शेड्यूल वगैरह था वो वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में अभी हम अपडेट देखेंगे। सोशल मीडिया में हर तरफ ये चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी जो है 400% तक बढ़ सकती है। अब क्या ये संभव है? अगर संभव है तो कैसे संभव है? चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत मई महीने की पेंशन के साथ करूंगी। देखिए, जिनकी भी पेंशन बैंक से आ रही है उनको 26 तारीख से पेंशन मिलना शुरू हो गई है। सबसे पहले जानकारी थी कि एसबीआई ने जो है पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है। 26 तारीख से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। इसके बाद दूसरी बैंकों ने भी जो है पेंशन क्रेडिट कर दिया है। कुछ बैंक बाकी है, वो आज या कल कर देगी। और जिनका पेंशन स्पर्श से आ रहा है उनको तो 29 तारीख को मिलने वाला है। ज्यादातर हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ये मैसेज मिल भी चुका है, लेकिन इसमें भी देखिए गड़बड़ी है। बहुत सारे पेंशनर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है, इस महीने पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये इस बार सिर्फ 2% महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो ये बढ़ोतरी इतनी मामूली है कि हमें और खास तौर पर जो हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं इनकी पेंशन में नोटिस ही नहीं हो रही है। इसीलिए कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आप एक बार आपकी पुरानी पेंशन का मैसेज और नई पेंशन का मैसेज जो है उसमें डिफरेंस देख लीजिए। 200-300 रुपए का या 150 से 200 रुपए का डिफरेंस होगा। ये मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए कह रही हूँ। और सर्विस पेंशनर्स हैं, अगर हवलदार रैंक है तो 300 से 400 रुपए के आसपास जो है हर महीने बढ़े हैं। अब जैसे रैंक बढ़ती जाएगी या सर्विस के साल बढ़े, बेसिक ज्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा महंगाई भत्ता कम ज्यादा हो सकता है, पर इतनी बढ़ोतरी हुई है तो अपना पुरानी पेंशन का मैसेज और नई पेंशन का मैसेज जो है उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि एरियर नहीं मिला है, क्या करें मैम? देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको महंगाई भत्तों का एरियर अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर लगातार मैं बात भी कर रही हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपकी पेंशन सीधे सीधे बैंक में आ रही है तो बैंक से आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जो है सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श का ऑप्शन भी आपके पास है, स्पर्श में ग्रेवेंस दे दीजिए। ये सारी समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं एक फैमिली पेंशनर्स हूँ। मेरी पेंशन 21,845 रुपए है। अप्रैल महीने की पेंशन में 1,056 रुपए पर ज्यादा है, क्या ये एरियर है? मेरे पति एयरफोर्स में सार्जेंट रैंक से 15 साल 2 महीने नौकरी करके रिटायर हुए थे 30 अप्रैल 1987 में। अभी जो स्पर्श से मैसेज पेंशन के साथ 264 पर बड़े हैं, क्या ये ठीक है? आप मेरा उत्तर दें। मैं बहुत बार आपको मैसेज भेजी हूँ लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। प्लीज प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैम, आपने बहुत बार कमेंट किया, जैसे कि आप इस कमेंट में भी लिख रही हैं और आपको जवाब नहीं मिला, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। और इसकी अगर रीजन की बात करूँ, देखिए लगातार मैं इसके बारे में वीडियो में बात करती भी रहती हूँ कि अगर कोई मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं या मेरी सर्विस पेंशनर्स भाई हैं
अगर पेंशन संबंधित कोई भी सवाल पूछना है, एरियर वगैरह नहीं आ रहा या एमएससीपी से जुड़ी, एमएसपी से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो जो लेटेस्ट वीडियो है उसी पर कमेंट करिए ताकि वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से आ जाए। कई बार क्या होता है कि आप पुराने वीडियोस में कमेंट करते हैं 1 महीना 2 महीना पुराने वीडियो में या 10 या 15 दिन पुराने वीडियोस में, तो वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से नहीं आते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जरूर से ध्यान रखिए, जो लेटेस्ट वीडियो होता है उस पर ही कमेंट करिए और उसके बाद 2-3 दिन की वीडियोस देखिए ताकि मैं उसमें जब डिटेल में उसके बारे में बात करूं, जवाब दूं, तो वो आप लोगों तक पहुंच सके। और चलिए, जैसे कि आपने पूछा है एरियर के बारे में, तो मैं बता देती हूँ। आपने लिखा है कि 264 रुपए बढ़कर आए हैं और अभी जो पेंशन आया है अप्रैल महीने की पेंशन में 1056 रुपए, ये भी बढ़कर आए हैं। अब देखिए, जैसे आपकी पूरी पेंशन 21,845 रुपए है, तो हर महीने 264 रुपए की बढ़ोतरी ठीक ही लग रही है। बाकी आप 1056 रुपए जो बता रही हैं, इतना ही एरियर बनेगा, ज्यादा एरियर नहीं बनेगा। आप थोड़ा इस बारे में, जैसे कि मैं भी वीडियो की शुरुआत में भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से जो है हमें एरियर भी कम लग रहा है और पेंशन में बढ़ोतरी भी कम लग रही है। अगर आपको आपके एरियर का सटीक आंकड़ा जानना है या जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उसका सटीक आंकड़ा जानना है, तो आप मुझे बेसिक बताइए ताकि मैं विस्तार से उसके बारे में बात कर सकूं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि रीना मैम नमस्कार, मैं माँ जो है 2002 का रिटायरीज हूँ, नायक से पेंशन आया हूँ। मेरी बेसिक पेंशन 20,719 रुपए है। क्या मेरी बेसिक ठीक आई है? मेरी कुल सर्विस 15 साल 9 महीने है, कृपा करके जरूर बताइएगा। देखिए, आप 2002 में रिटायर होकर आए हैं नायक रैंक से और बेसिक पेंशन आपकी 20,719 रुपए है, तो ये ठीक है। बाकी आप ग्रुप दोबारा जब कमेंट करते हैं, कोई भी अगर पेंशनर्स कमेंट करते हैं तो वो ग्रुप जरूर से लिखिएगा। बाकी अभी जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ये पेंशन ठीक लग रही है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम जी, पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एसबीआई बैंक क्रेडिट पेंशन आ रहा है फैमिली, जो रेलवे की फैमिली पेंशन से है। तो देखिए, आप अगर एसबीआई से आपकी पेंशन आ रही है, पेंशन में आपकी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जैसे कि आपने लिखा कि रेलवे विभाग की फैमिली पेंशनर्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लेटर तो उनको भी लागू होते हैं। जो 2% की बढ़ोतरी हुई है उनको भी लागू है। अगर इस महीने आपको पुरानी पेंशन का मैसेज आया है तो जल्दी से आप सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। हो सकता है कि आपको फिर एरियर भी ना मिला हो। अगर वो भी मैटर है तो साथ में उसके बारे में भी बात कर दीजिएगा, कंप्लेन दर्ज करा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो टोकन नंबर मिलेगा, उसको अपने पास जरूर से लिख के रख लीजिएगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि सिर्फ पेंशन जमा हुई है, बाकी कुछ नहीं। क्यों? हमें पेंशन संशोधन का संदेश मिला था और न्यूज चैनल ने बताया था कि मई में पेंशन बढ़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब झूठी खबरें हैं। एक पेंशनर्स यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि पेंशन संशोधन के बारे में न्यूज चैनल्स वगैरह में बात हो रही थी, तो ये सारी खबरें झूठी है। देखिए, पेंशन में किसी भी तरीके का संशोधन अभी नहीं हुआ है। पेंशन में जो भी बढ़ोतरी होगी, यानी बेसिक में जो संशोधन होगा वो होगा 8वें वेतन आयोग में, जिसके लिए अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। 1 साल के आसपास का समय अभी भी है जब 8वां वेतन आयोग जो है लागू होगा, या 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन हमारे खातों में आएगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ आपको पेंशन में मिलना है। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम, मैं 2007 में हवलदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ, 24 साल 10 दिन नौकरी करके। मेरा कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है, क्या करूं? ना मुझे कुछ मिला है, पेंशन मिलती है, प्लीज मुझे इसके बारे में भी बताइएगा, क्या करूं? देखिए, 2007 में रिटायर होकर आए हैं और हवलदार रैंक से, तो पहले तो ये देखिए कि 24 साल और 10 दिन की अगर आपकी सर्विस है, तो पहले हम एमएससीपी के लिए बात कर लेते हैं। और कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जो आपने सवाल पूछा है कि अभी तक कम्यूटेशन बंद नहीं हुआ, तो ये हो जाना चाहिए था अगर आपको एक ही कम्यूटेशन मिला हो तो। कई बार ये देखते हैं कि काफी समय हो जाने के बाद भी जो है कम्यूटेशन कटता रहता है पेंशनर्स की पेंशन से। ऐसे में आप सीपीग्राम के थ्रू जल्दी से कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा। जितना भी अतिरिक्त पैसा काटा है वो आपको वापस जरूर से मिल जाएगा।
दूसरी बात एमएससीपी से जुड़ी हुई, जैसे आपने लिखा है 2007 में रिटायर होकर आए हैं, हवलदार रैंक था रिटायरमेंट के टाइम पे आपका, पर देखिए 24 साल और 10 दिन की सर्विस है, तो क्या आपको नायब सूबेदारी मिली हुई है? आपको अभी जो पेंशन आ रही है ये नायब सूबेदार के हिसाब से आ रही है या हवलदार के हिसाब से आ रही है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर पर्स में माइग्रेशन हो गया है तो पे लेवल देखिए, पे लेवल 5 लिखा है तो हवलदार की आ रही है, पे लेवल 6 लिखा है तो नायब सूबेदार की आ रही है। अगर आपको कोई भी सीरियस पनिशमेंट नहीं मिला है, अगर रेड इंक एंट्री ज्यादा नहीं है और डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपको एमएससीपी जरूर से मिलेगी, उसको लेकर प्रयास जरूर से करिएगा। सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए या दोबारा विस्तार से कमेंट करिए तो हम उसके बारे में बात जरूर से करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जैन मैम आज के टाइम डिपेंडेंट को कितनी पेंशन मिलती है, प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए डिपेंडेंट को वही पेंशन मिलती है जो उनकी माता जी को मिलती है, यानी फैमिली पेंशनर्स की जो पेंशन होती है, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है या जो फैमिली पेंशनर्स की अगर विडो डॉटर की बात करूं, अनमैरिड डॉटर की बात करूं, डिवोर्सी डॉटर की बात करूं, तो उनको वही पेंशन मिलता है जो उनकी माता जी को मिलता है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2025 का कब मिलेगा। देखिए अगर आपने 2024-25 के लिए भरा है, बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को ये पैसा मिल चुका है, बहुत लोगों को नहीं मिला है। आप इसके लिए एक बार जो है केएसबी में जो है लॉगिन वगैरह करके आप उसमें क्वेरी एक बार करके देख लीजिए। ज़्यादातर जवाब यही आएगा कि फंड वगैरह की, जब उनके पास फंड आ जाएगा पैसे तो उसके लिए जो है वो भुगतान कर देंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं एसबीआई से बढ़ी हुई पेंशन आ गई है सुबह मैम, और असम राइफल्स वालों को एमएससीपी मिलेगा, जरूर बताइएगा। देखिए एमएससीपी में आने वाले दिनों में यानी 1-2 दिन में मैं विस्तार से वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं असम राइफल के जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी जरूर से बात करूंगी कि एमएससीपी उनको लागू है या नहीं है। चलिए एक है, मेरे पास एडवांस मैसेज आया है फैमिली पेंशन का, मगर कुछ भी बढ़कर नहीं आया है, ऐसा मैसेज आया है। जैसे कि मैंने कहा कि अप्रैल महीने की आपका पेंशन का जो मैसेज है उसके साथ थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्योंकि बढ़ोतरी इतनी मामूली है कि पहली नजर में देखने से समझ में नहीं आएगा, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। और फिर भी अगर लगे कि अप्रैल महीने और मई महीने की पेंशन सेम ही है तो सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम सन को कितने % हैंडीकेप्ड पेंशन मिलता है। क्या आप ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है कितने प्रतिशत उसकी डिसेबिलिटी है तब अगर उनको पेंशन मिलता है, तो अब इसके लिए देखिए अलग अलग रूल्स वगैरह है। जैसे कि मैंने भी कहा कि एमएससीपी को लेकर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी और इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि शायद तक 75% या उससे ऊपर डिसेबिलिटी होनी चाहिए तब ये पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने और कुछ डिपेंडेंट ने अपने पेंशन संबंधित सवालों को पूछा था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए 8वें वेतन आयोग की कुछ अपडेट्स देखते चले। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि अब 7वें वेतन आयोग तक, यानी पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक का जो सफर है हम उसके बारे में बात करें। कौन कौन से वेतन आयोग में क्या क्या मांगे रही, केंद्र सरकार कितनी मांगों पर सहमत हुई, और इसके बारे में बात करें तो ये सभी प्रयास आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मांगों की, या इसके साथ साथ कहूं कि सोशल मीडिया में जो अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी 400% तक बढ़ सकती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8वें वेतन आयोग में उम्मीदें बनाम वित्तीय यथार्थ, यानी उम्मीद तो हम रख रहे हैं लेकिन यथार्थ धरोहर अभी चल क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। 400% वेतन वृद्धि, 5 स्तरीय फिटमेंट फैक्टर और राष्ट्रीय खजाने पर इसका व्यापक प्रभाव अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो फिटमेंट फैक्टर जो है उसका आंकड़ा बढ़ चुका है, यानी 5.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अब देखिए एक अभूतपूर्व आर्थिक घटना की अगर बात करें तो 8वां वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की बहस बन चुका है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग के फैसले का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए ये असर पड़ेगा 1.1 करोड़ जो प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, उनका परिवार है, जो कर्मचारी है, उन पर पड़ेगा। कि 10 वर्ष से 1946 से चली आ रही ये परंपरा है कि हर 10 वर्ष में एक वेतन आयोग आता है।
इसके बाद देखिए 6 शहरों में अभी तक जो है कुल मीटिंग्स वगैरह हो चुकी है। आने वाले दिनों में कुछ मीटिंग्स होने भी वाली है। लखनऊ की भी हमने बात की थी। तो भुवनेश्वर से लेकर श्रीनगर तक चल रहा देशव्यापी गहन परामर्श चरण है ये, जहां कर्मचारियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, हितधारकों सबकी बात, संगठनों की बात यहाँ पर सुनी जा रही है। देखिए प्रतिमान में बदलाव क्या है, 7वें बनाम 8वें वेतन आयोग की मांगे क्या है। मानदंड देखिए चले, फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो 7वां वेतन आयोग जो था इसका आधार था एकल यानी 2.57। न्यूनतम मूल वेतन कितना था, 18,000 रुपए। पारिवारिक इकाई यानी फैमिली यूनिट थी 3 सदस्यों की। वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी हुई थी 7वें वेतन आयोग में, 3%। और पेंशन संरचना की बात करें तो एनपीएस आया था जो बाजार आधारित था, यानी एनपीएस की उसमें गठन हुआ था। 8वें वेतन आयोग की मांगे या प्रस्ताव अगर देखें तो 5 स्तरीय 2.92 से लेकर 4.38 तक यहाँ फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। इसके साथ साथ मिनिमम सैलरी जो है वो भी अभी आप देख पा रहे हैं कि 72,000 तक पहुंच रही है। 5 सदस्य फैमिली यूनिट यहाँ पर 5 करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ वार्षिक वेतन वृद्धि की बात करें तो 5% की मांग है। ओपीएस या ओपीएस जैसी गारंटीड पेंशन योजना चाहिए, ये 8वें वेतन आयोग से मांग है यहाँ पर कर्मचारियों की। देखिए पारिवारिक इकाई यानी फैमिली यूनिट का पुनर्निर्धारण की अगर बात करें तो कर्मचारी संघों का एक तर्क है कि दशकों पुरानी 3 सदस्यीय वेतन गणना अब व्यवहारिक नहीं है। आधुनिक परिवारों पर वित्तीय दबाव कहीं अधिक है। पुरानी मान्यता क्या थी, 3 सदस्य, केवल पति पत्नी और एक बच्चे का यहाँ भरण पोषण। इस हिसाब से जो है 8वें वेतन मतलब कोई भी वेतन आयोग आता था तो उसके तहत सैलरी या पेंशन को निर्धारित किया जाता था। अब देखिए आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा यानी हाउस, इसके साथ साथ जो मेडिकल इमरजेंसी वगैरह या मेडिकल को देखते हुए एजुकेशन, इन सबको मिलाकर देखिए आधुनिक यथार्थ क्या है, 5 सदस्यों की यहाँ पर यूनिट होनी चाहिए। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल, आवास और शिक्षा की जो है लागत के साथ साथ वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी, इसको कैलकुलेट करके आप 8वें वेतन आयोग में सैलरी या पेंशन का निर्धारण कीजिए। वेतन संशोधन का गणित क्या है, देखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यही वो जादुई आंकड़ा है जो हमारी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन पर असर डालेगा। वर्तमान मूल वेतन क्या है, कर्मचारियों का मौजूदा आधार, फिटमेंट फैक्टर, ये वो गुणांक जिसे लेकर पूरी बहस छिड़ी है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और अभी 8वें वेतन आयोग में जिसको 1.92 से 2.0 तक माना जा रहा है। हालांकि मांग तो देखिए मांग कितनी है, मांग यहाँ पर जहां इससे पहले हम 3.833 सुन रहे थे, अब 4.38 और इसके बाद 5 की भी यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एकल गुणक से 5 स्तरीय संरचना की ओर। IRTSA ने सभी के लिए एक समान गुणक के बजाय वेतन अंतराल को खोलने के लिए 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है, विशेषकर सुरक्षा महत्वपूर्ण तकनीकी कर्मचारियों के लिए। देखिए स्तर 13 से 16 तक 4.09 फैक्टर, स्तर 9 से 12 तक 3.80 फैक्टर, स्तर 6 से 8 तक 3.50 फैक्टर और स्तर 1 से 5 तक 2.92 फैक्टर। यानी पे लेवल जितना कम उनको उतना कम फैक्टर फिटमेंट फैक्टर मिले, ये मांग भी कही है, पर ये कहीं ना कहीं मांग जो है सही नहीं है। स्तर 17-18 की बात करें तो 4.38 फैक्टर तक की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो इसके आप माध्यम से आपने देखा कि जैसे जैसे जो है पे लेवल बढ़ता जा रहा है, फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिला तो देखिए उसमें फायदा भी जो है ज्यादा होगा। राजकोषीय तरंग प्रभाव की अगर बात करें तो एक उच्च फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन ही नहीं बढ़ाता, ये एक श्रृंखला प्रक्रिया शुरू करता है जो पूरे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव डालता है। तो इसमें देखिए सरकार भी इससे बचती नजर आ रही है कहीं ना कहीं। कुछ दिनों पहले यानी जब से ये फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, तब से एक पूर्व सचिव की भी हमने एक इंटरव्यू वगैरह देखा था जिसमें जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 की बात की जा रही थी। अब देखिए पेंशन का प्रश्न अगर इसमें देखें तो एनपीएस बनाम ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यूनियनों का तर्क है कि एनपीएस सेवानिवृत्ति आय को बाजार के जोखिमों पर छोड़ देती है, यानी एनपीएस जो है बाजार आधारित है। ओपीएस जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए, ओपीएस जो है वो निश्चित एक गारंटी है। अब देखिए पूर्ण वापसी के बजाय अब फोकस बीच के रास्ते पर है।
जैसे कि अभी मैंने कहा था कि एनपीएस और यूपीएस के बीच में बात चल रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस ही मांग रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, उम्मीदें बनाम व्यापक आर्थिक यथार्थ अगर देखते चलें तो देखिए, कर्मचारी संघों की मांगे क्या है। मूल वेतन संशोधन से पहले 50% डीए का विलय किया जाए। तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग वेतन संरचना। तेज पदोन्नति और 5% वार्षिक वेतन वृद्धि। न्यूनतम वेतन 70,000 से लेकर 72,000 के आसपास तक जो है होना चाहिए। मुद्रास्फीति की जोखिम की अगर बात करें तो अत्यधिक तरलता से बाजार में महंगाई बढ़ने का डर रहता है। बढ़ती पेंशन देयताएं देखें तो राजकोष पर दीर्घकालिक दबाव पड़ता है। राज्य का खजाना, राज्य सरकारों की सीमित वित्तीय क्षमता और कर्ज, यानी अगर केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लाया, लागू किया, तो कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र की स्तर पर जो है अपने जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको भी वेतन आयोग देंगे, यानी 8वें वेतन आयोग के तहत जो है उनकी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। ऐसे में वेतन आयोग की जो कमेटी है वो राज्यों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अभी जैसे मैंने कहा था कि बिहार में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गुजरात है, उन्होंने ऑलरेडी जो है महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब एरियर जो है गुजरात के जो कर्मचारी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं गुजरात सरकार के, उनको जून महीने में जो है ये एरियर वगैरह मिल जाएगा महंगाई भत्तों का, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो उसी तरीके से जैसे महंगाई बढ़ती है तो राज्य अपने तरीके से महंगाई बढ़ोतरी अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को देते हैं, वैसे ही वेतन आयोग भी लागू करेंगे। अब आप कौन से राज्य से इस चैनल को देख रहे हैं, कौन से राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। और आपके राज्य में कौन सा वेतन आयोग के तहत आपकी सैलरी या पेंशन आ रही है, ये भी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से लिखिएगा। और साथ ही में आज का ये प्रयास या आज का ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।